Hello everyone, so let's understand the concept of sampling. So अब concept sampling के concept को समझने के लिए हम suppose करते हैं कि हमें एक average age पता करनी है, मतलब students हैं क्लास के अंदर, उनके average age के बारे में पता करना है। तो पहला मेथड क्या होगा कि हम सभी स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करें, यही होगा पहला मेथड। उनकी एज के बारे में पता करें, उन एज को ऐड कर दें और फिर डिवाइड कर दें। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा देखिए। सो सेकंड मेथड ये होगा कि वी सेलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास से हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, सभी को नहीं किया, उनकी एजेस पूछी, उन्हें ऐड अप किया, फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है। नाउ सपोज, ये तो एक हो गया पहला एग्जांपल ना। सपोज यू वांट टू फाइंड एवरेज इनकम ऑफ द फैमिलीज लिविंग इन अ सिटी। हमें एवरेज इनकम पता करनी है कि फैमिलीज़ की कुछ सिटी में रह रहे हैं। तब इमेजिन द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू गो टू एवरी फैमिली इन द सिटी टू फाइंड द इनकम। सो अब हर अगर फैमिली में जाएंगे तो कितनी मेहनत लगेगी। पूरी सिटी पहले हम घूमें, फिर उनकी हम इनकम पता करें, तो इट विल बी वेरी बहुत ही मेहनत का काम हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, यू कुड इंस्टेड सेलेक्ट फ्यू फैमिलीज़ एंड कुछ फैमिलीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनकी इंक्वायरी कर लेते हैं और हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या एक एस्टिमेट होगा, मीन इनकम होगी फैमिलीज़ की सिटी में, राइट। तो ये मेथड होता है। अब सैम्पलिंग को हम समझते हैं, राइट। सो सैम्पलिंग इसी प्रोसेस का नाम है। सैम्पलिंग क्या डेफिनेशन है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फ्यू फ्रॉम अ बिगर ग्रुप। सो वो फ्यू क्या है? वो एक सैम्पल है। सैम्पल एक प्रोसेस है सिलेक्ट करने का फ्यू फ्रॉम अ बिगर ग्रुप, that is the sampling population, to become the basis for estimating or predicting the prevalence of an unknown piece of information, situation or outcome regarding the bigger group. So sampling is the process of selecting few from the bigger group to become the basis for estimating or predicting the prevalence of an unknown piece of information, situation, outcome regarding the bigger group. A sample क्या होता है फिर ये? Sample is a subgroup of the population that you are interested in. जिस बारे में हम जानना चाहते हैं, sample उसका एक subgroup है। And the focus of your study to find the answers to your research question as they relate to the total study population, not the sample. So देखो, वो जो questions है वो हमारे total study population से regarding है, but अभी हम किस पे फोकस करेंगे? सैम्पल पे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन को कवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो अभी जो सैम्पल है ये उसी सब ग्रुप का नाम है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो हम यहाँ देखिए, जैसे कि ये स्टडी पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं और ये सैम्पल है। सो ये स्टडी पॉपुलेशन है एंड यू सेलेक्ट अ फ्यू सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम दिस स्टडी पॉपुलेशन। इस स्टडी पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स को सेलेक्ट करा है। Alright, now next देखिए, you collect the information from these people to find the answer to research question. अब हम किस से अपने questions को पूछ सकते हैं? या तो स्टडी पॉपुलेशन से भी पूछ सकते हैं अपने questions को, या फिर सैम्पल से भी पूछ सकते हैं ना। फ्रॉम सैम्पल फाइंडिंग्स हम एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं अपनी जो हमें स्टडी करनी है ना, जिस बारे में, हम उसका एक एस्टिमेट, एक आइडिया निकाल सकते हैं सैम्पल से पूछ के भी। ओके, सो एक ये डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सो देखिए, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल। तो ये सेलेक्टिंग अ सैम्पल के प्रोसेस में कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज कि इट सेव्स टाइम। यस, टाइम की बचत तो करता है। दूसरा, ये फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बचाता है कि अब हमें कोई रिसर्च करनी है तो अब उस चक्कर में हम सारे अपने जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं अब रिसर्च में तो नहीं लगा सकते ना। सो सैम्पल जो है वो हेल्प करता है हमें। पॉपुलेशन में से अगर हम एक सैम्पल ले लें, एक सब ग्रुप ले लें, सो दैट हेल्प अस। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि यू डू नॉट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू यू बट ओनली एन एस्टिमेट और प्रेडिक्ट देम। हमें सिर्फ एक एस्टिमेट मिलता है, एक प्रेडिक्शन मिलती है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो हमारे इंटरेस्ट की हो सकती है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी।
सो अब हमारा एम है जैसे कि एवरेज एज पता करनी है, एवरेज इनकम पता करनी है फैमिली की। सो लाइक इलेक्शन के आउटकम क्या है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए। सो ये सब फाइंड आउट करना है ना। अब उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, सैम्पलिंग मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। तो अब हम सेलेक्ट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ फैमिलीज़ को, कुछ इलेक्टोरेट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा एम है ये हम अचीव कर सकें। अब हम सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजी समझते हैं इसी की हेल्प से। देखो, जैसे जो क्लास, जो फैमिली, जो इलेक्टोरेट्स के बारे में हम पता करना चाहते हैं, फ्रॉम विच यू सेलेक्ट अ सैम्पल आर कॉल्ड पॉपुलेशन। तो इनमें से जो ये क्लास है, जो ये फैमिलीज़ हैं जो सिटी में रह रही हैं और जो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्टोरेट्स, सो अगर हमने इनमें से सेलेक्ट किया एक सैम्पल, तब ये जिसमें से हमने सेलेक्ट किया है, दिस इज़ द पॉपुलेशन, दैट इज़ द स्टडी पॉपुलेशन, और हम इसे कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, स्टडी पॉपुलेशन इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। मतलब अब देखिए, जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिलीज़, इलेक्ट्रोड्स, ये हमने सेलेक्ट किया, फ्रॉम होम यू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो जिस स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज से, जिस स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से, जिस स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टोरेट से यू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू एस्टिमेट द एवरेज एज, एवरेज इनकम, एवरेज इलेक्शन आउटकम, दिस इज़ नोन एज सैम्पल। इसी को हम सैम्पल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने नंबर में आपने किए, जितनी नंबर आपने स्टूडेंट्स के लिए, जितने नंबर आपने फैमिलीज़ के लिए, जितने नंबर आपने इलेक्टोरेट्स के लिए, फ्रॉम होम यू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ द सैम्पल साइज। उसे हम सैम्पल साइज कहते हैं और इसे हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वे यू सेलेक्ट स्टूडेंट्स, फैमिलीज और इलेक्ट्रोड्स इज़ द सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी और द सैम्पलिंग डिज़ाइन। सो वे, जिस तरीके से आपने सेलेक्ट किया कुछ स्टूडेंट्स को, फैमिलीज़ को, इलेक्टोरेट्स को, दैट इज़ द सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी और द सैम्पलिंग डिज़ाइन। सो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है डिटेल में। एंड नाउ सी, ईच स्टूडेंट, हर फैमिली या हर इलेक्टोरेट, हर एज की बात कर रही हूँ, जो बेसिस बना फॉर सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज़ द सैम्पलिंग यूनिट और द सैम्पलिंग एलिमेंट, इज़ द सैम्पलिंग यूनिट और द सैम्पलिंग एलिमेंट। सो ईच स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अ लिस्ट आइडेंटिफाइंग। तो ये जो लिस्ट है जो आइडेंटिफाई करती है ईच स्टूडेंट को, फैमिली को, इलेक्टोर को इन द स्टडी पॉपुलेशन इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं, वो जो लिस्ट है जो आइडेंटिफाई करे हर एक स्टूडेंट को, फैमिली को, इलेक्टोर को जो स्टडी पॉपुलेशन में है, दैट इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट टर्म देखिए, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। सो योर फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स। सी, जो हमने फाइंड आउट किया, जितनी भी हमने फाइंडिंग्स निकाली, किस पे फाइंडिंग्स निकाली, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, एंड इन्फॉर्मेशन किसने दी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स। सो इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से ऑब्टेन करी, अपने रिस्पोंडेंट से, एंड द फाइंडिंग्स, और उस पर बेस्ड जो हमने फाइंडिंग्स निकाली ना, दैट इज सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट सी, द एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेट निकला बेसिकली, एस्टिमेट्स अराइव्ड फ्रॉम दिस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। सो द एस्टिमेट्स अराइव्ड फ्रॉम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स are called population parameters or population mean. So the estimates arrived from sample statistics are called population parameters or the population mean. I hope this much is clear. So next we move on to what?
प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। तो अभी तक हमने सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजी समझ लिया। अब आखिरकार क्या प्रिंसिपल है सैम्पलिंग के, ये बहुत समझना ध्यान से ज़रूरी है। सी सो जो सैम्पलिंग की थ्योरी है वो 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक एक करके हम हर प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे। पहला प्रिंसिपल ये कहता है डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स क्या था? द फाइंडिंग्स, योर फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स इज द सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन मीन। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 है। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वेयर सैम्पलिंग इज डन, there will be a difference between sampling statistics and true population mean, which is attributable to the selection of units in the sample. For example, अभी एग्जाम्पल ही आपको समझाएगा। मान लीजिए सपोज देर आर 4 इंडिविजुअल्स, A B C D, 4 इंडिविजुअल है ना। अब A की एज लेट करो कि 18 है, B की 20 है, C की 23 है, D की 25 है। ये जो एग्जांपल है ना, ये इससे आपको तीनों की तीनों प्रिंसिपल में समझाऊंगी, तो ध्यान से देख लो। क्या लिए? 4 इंडिविजुअल लिए। नाम क्या उनके? A B C D। उनकी एज क्या मान ली? A की 18 मान ली, B की 20 मान ली, C की 23, D की 25। ओके। Now, as you know their ages, so you can find the average age by simply adding them and dividing them by 4. Average age आ गई 21.5 years। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लेते हैं देन रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का यूज़ करेंगे थ्रू थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सुबह हम रैंडमाइजेशन करते हैं और अब हम ना 2-2 की पेयर्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे वो तो हमने क्या किया था, सबको ऐड कर दिया और 21.5 आ गया, उसको अलग रख लो। अब 2-2 के पेयर्स बनाओ। A + B, A के साथ C का बनाया, A के साथ D का बनाया, फिर B C B D C D, है ना। भाई A के साथ किस किस का बनेगा? B का, C का, D का। फिर B के साथ C का, D का, A के साथ बन चुका है। C का किसके साथ बनेगा? D के साथ तो बनेगा ही, और B के साथ बनेगा, यहाँ हो गया कवर। A के साथ बनेगा वो यहाँ कवर हो गया। तो हम इनकी एजेस को क्या किया? ऐड किया और 2 से डिवाइड मार दिया। डिवाइड मार दिया तो आ गया 19, 20.5, 21.5, 21.5। ऐसे ये सब मतलब आ गए बेसिकली ना। इनको आपने ऐड करना है। देखो 21.5, 21.5, 22.5, 24, 20 and 90, 20.5 and 90. Now let's see further. अब ये जो 6 हमने सैम्पल्स लिए, इनका हम सैम्पल एवरेज हमने निकाल लिया। ये सैम्पल एवरेज निकाल लिया। दूसरा काम पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन जो हम पहले ही निकाल चुके थे वो 21.5 आ गया। अब इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन मीन, मतलब 19 - 21.5, 1 में से टूट जाएगा, माइनस का 2.5, इसको इसमें से माइनस करो, माइनस का 1, ये 0 0, ये +1 एंड ये प्लस का 2.5। क्लियर है ना। क्या ऑब्जर्व किया इससे कि ये जो 6 हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, आउट ऑफ द टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ओनली इन द केस ऑफ 2 देयर इज़ नो डिफरेंस। इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि सिर्फ इन 2 ही केसेस में, ये 3 और ये 4 केसेस में ही ऐसा हुआ कि कोई डिफरेंस नहीं आया। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आया। सो वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस देयर इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर। और जहाँ जहाँ डिफरेंस आया उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। इधर कोई डिफरेंस नहीं आया 2 केसेस में, और जहाँ जहाँ आया दिस इज़ नोन एज सैम्पलिंग एरर। सो ये प्रिंसिपल 1 था। क्लियर है। प्रिंसिपल 2 देखो। प्रिंसिपल 1 क्लियर है। प्रिंसिपल 2 देखिए, कहता है
ग्रेटर द सैम्पल साइज more accurate the estimate of the true population mean. Greater the sample size, मतलब सैम्पल का साइज क्या होता है कि सैम्पल के साइज की डेफिनेशन बताओ पहले तो। देखिए फटाफट डिफाइन। सैम्पल साइज की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिलीज, इलेक्टोर्स फ्रॉम whom you collect the required information। तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स कह सकते हो जिनसे हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं सैम्पल साइज। सो ग्रेटर द सैम्पल साइज, जितना सैम्पल साइज बड़ा होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। सही बात है। सो द ग्रेटर द सैम्पल साइज the more accurate the estimate of the true population mean। सही बात है कि भाई जितना ज़्यादा सैम्पल साइज हम ज़्यादा बड़ा लेने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें ही होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी इन द एस्टिमेट ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन मीन। सो टू अंडरस्टैंड द सेकेंड प्रिंसिपल हम लेते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले 2 के बनाए थे, अब 3 के बनाते हैं। तो 3 के 4 कॉम्बो बनेंगे, मैं दिखाती हूँ। देखो पहले कितने 2 के कॉम्बो बनाए थे, अब 3 के कॉम्बो। A + B + C, A + B + D, A + C + D। तो देखो ये A, अब इसका किसके साथ, BC के साथ कॉम्बो। BC हो गया, BD के साथ बना दो, BD हो गया तो फिर CD के साथ बना दो। ठीक है, B है B किसके साथ जाएगा कॉम्बो, CD के साथ जाएगा, A और C के साथ भी जाएगा, A और D के साथ भी जाएगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, ये आ गई। सो यहाँ देखिए सैम्पल एवरेज निकला है, ये पॉपुलेशन एवरेज था। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो -1.17 -0.5 प्लस का 0.5 प्लस का 1.17। तो जो गैप है ना सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन का, वो रिड्यूस हो गया। सी, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन का गैप रिड्यूस हो गया। पहले के केस में क्या आया था, देखिए इधर देखो, पहले के केस में जो गैप था वो ज़्यादा था, -2.5 -1। यहाँ तो चलो नो डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो पहले के केस में गैप ज़्यादा था, अब गैप कम हो रहा है। वो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ -1.17 हो गया, या -0.5 हो गया, यहाँ +0.5 हो गया। जहाँ ये 1 चल रहा था 2.5 का केस, यहाँ 1.17 हो गया। सो दिस रिडक्शन इज एट्रीब्यूटेड, ये जो रिडक्शन है ना यही इंडिकेट कर रही है कि सैम्पल साइज बढ़ गया। सो दिस रिडक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन सैम्पल साइज। मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल नंबर 3, ग्रेटर द डिफरेंस इन द वेरिएबल। प्रिंसिपल 3 देखो क्या कहता है, greater the difference in the variable under study in a population। भाई एक गिवन सैम्पल साइज के लिए जितना ज़्यादा वेरिएबल्स है ना उनमें डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा वेरिएबल में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन के बीच में भी होगा। जैसे ये एजेस हैं, ये वेरिएबल देख लो, ये A B C D, पहले एजेस कुछ और मान थी, हमने बदल लिया, एग्जाम्पल चेंज हो गया। अब यहाँ समझना है, A है 18, B है 26, C है 32, D है 40। तब हमने इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ा दिया, तब वेरिएबल के बीच का डिफरेंस बढ़ गया। 18 है ना, और ये डिफरेंस बढ़ गया, 26 हो गया, फिर ये 32 हो गया। तो ये जो हमने डिफरेंस है बढ़ा दिया। Now difference in the average age in case of sample of 2 ranges between -7 and +7 and 3 की रेंज में अगर हम करें
तो इट रेंजेस बिटवीन -3.767 एंड प्लस का 3.67। तो जैसे अगर हमने एजेस चेंज कर दी ना, एजेस हमने चेंज कर दी और हमने इनका दो दो के सैंपल बना के देखे कि ए और बी का बनाया, ठीक है, वही 6 जैसे हमने बनाए थे, a + b, b + c, c + d, 6 के अभी हमने जैसे केस करा था ना पहला केस, वैसे ही करना है कि 6 के आप केसेस बनाओगे तो आपका जो ये रेंज लाई करेगी वो लाई करेगी -7 से +7 के बीच में, क्योंकि कह रहा है वो कि ग्रेटर द डिफरेंस इन द वेरिएबल के बीच का डिफरेंस बढ़ गया है, और अगर आप 2 के उनके पेयर्स बनाते हैं, सैम्पल बनाते हैं, तो वो रेंज करेंगे -7 और +7 के बीच में। एंड ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द ट्रू पॉपुलेशन मीन। तो इनके जो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और ट्रू पॉपुलेशन मीन है उनका डिफरेंस भी तो बढ़ रहा है ना, और 3 की रेंज में भी देखा जाए तो भी डिफरेंस बढ़ गया, -3.76 से प्लस का 3.76 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला प्रिंसिपल तो अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल 2 कैसे अप्लाई हो रहा है? प्रिंसिपल 2 यही कहता था ना कि सैम्पल साइज बढ़ जाता है तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। सैम्पल साइज बढ़ जाता है तो क्या होता है? एक्यूरेसी, ग्रेटर द सैम्पल साइज मोर एक्यूरेट द एस्टीमेट। एंड जब हम ये 3 का कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है, 2 वाले के कंपैरेटिवली तो कम ही हो गया, और यही जो गैप का रिडक्शन है यही हमें बताता है सैम्पल साइज बढ़ गया। अब तीसरा प्रिंसिपल था कि ग्रेटर द डिफरेंस इन द वेरिएबल अंडर स्टडी इन अ पॉपुलेशन, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रू पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स factors affecting the inferences drawn from a sample। तो अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो अफेक्ट करेंगे क्या? इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम अ सैम्पल। तो सैम्पल से आपने जो भी इन्फ्रेंसेस निकाला, जो भी इन्फ्रेंस निकाला, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम अ सैम्पल, तो 2 ही फैक्टर है। पहला फैक्टर है सैम्पल का साइज। सैम्पल का साइज क्यों? ये हमने प्रिंसिपल 2 में पढ़ा था। प्रिंसिपल 2 कहता था कि सैम्पल साइज जितना बड़ा होगा एक्यूरेसी एस्टिमेशन में ट्रू पॉपुलेशन मीन की उतनी ज़्यादा होगी, और जो गैप का डिफरेंस है वो भी कम हो जाता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और ट्रू पॉपुलेशन मीन में, ठीक है। ये पहला हो गया पॉइंट, है ना। पहला प्रिंसिपल क्या था वैसे? प्रिंसिपल 1 तो सिंपली डिफरेंस बताता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन का, और प्रिंसिपल 2 सैम्पल साइज की बात करता है कि ग्रेटर द सैम्पल साइज मोर एक्यूरेट द एस्टिमेट ऑफ ट्रू पॉपुलेशन मीन। एंड दूसरा देखिए एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन सैम्पलिंग पॉपुलेशन, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। तो प्रिंसिपल 3 में हमने पढ़ा था कि जितना डिफरेंस वेरिएबल में ज़्यादा होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन सैम्पलिंग पॉपुलेशन, जितना वेरिएबल में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्या एम होना चाहिए जब हम सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं। सो व्हेन यू सेलेक्ट अ सैम्पल इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़। सो व्हेन you select a sample in quantitative studies, you are primarily aiming to achieve maximum precision in your estimate। तो हमारा एम तो यही है ना कि हम मैक्सिमम प्रिसाइजनेस लाएं, प्रिसिशन लाएं अपने एस्टिमेट्स में विद इन अ गिवन सैम्पल साइज। सो ये हमारा एम होना चाहिए। एंड दूसरा एम होना चाहिए कि हम कोई भी बायसनेस ना करें, चीटिंग ना करें, चीटिंग को अवॉइड करें जब भी हम सैम्पल को सेलेक्ट कर रहे हैं।
और देखिए ये बायस इन सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल कैन अकर इफ, कब कब ये बायसनेस अकर हो सकती है सैम्पल के सिलेक्शन में। पहला केस देखिए, अगर सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडम मेथड से हो, मतलब हम कॉन्शियस होके सैम्पलिंग को करें, एक ह्यूमन चॉइस के अकॉर्डिंग करें, तो बायसनेस हो गई। एंड दूसरा सैम्पलिंग फ्रेम, जैसे जो लिस्ट है, इंडेक्स है, जो हमारे पास लिस्ट होती है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट आइडेंटिफाइंग द ईच respondent in the study population. Sampling frame is a list identifying each respondent in the study population. So ये जो लिस्ट है, ये इंडेक्स है, जो भी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है, जो सर्व करता है एक बेसिस ऑफ सिलेक्शन को। इट डज नॉट कवर द सैम्पलिंग पॉपुलेशन एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली। तो इसमें कभी कभार एक्यूरेटली और कंप्लीट पॉपुलेशन रिकॉर्ड होता ही नहीं है। A selection of a sampling population is impossible to find and it refuses to cooperate. तो सैम्पलिंग फ्रेम की वजह से जब ये पूरा कवर नहीं करता है ना एक्यूरेट पॉपुलेशन को, कंप्लीट पॉपुलेशन को, तो जो सिलेक्शन होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है और एंड इट रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट। सो आई होप गाइस आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग क्लियर हो गया होगा। So thank you guys.